तो हे वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज। और इस नई सीरीज में क्या रहने वाला है? इस नई सीरीज में रहने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर जितने भी आपके सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। ठीक है। मेन तौर पे तो चैप्टर आप हमेशा ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो चीजें जो कहीं ना कहीं जिनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, वो सारी चीजें हम बड़ी अ, अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे इस सीक्वेंस में, इस सीरीज के अंदर। ठीक है। तो राइट, विल स्टार्ट फ्रॉम द इंसुलिन डायबिटिक शॉक। ठीक है, इस टाइप के टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए, इसमें एनसीईआरटी का पेज नंबर है ये आपका, दिस इज पेज नंबर 331। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो पेनक्रियास चैप्टर 22 एंड द टॉपिक इज पेनक्रियास। ठीक है, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इंसुलिन की वजह से इंसुलिन में हाइपरग्लाइसीमिया कब होता है, हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है, डायबिटिक शोक कब होता है, डायबिटिक कोमा कब होता है, टाइप 1 डायबिटीज कब होती है, टाइप 2 डायबिटीज कौन सी होती है, कौन सी यहाँ पे बेसिकली होती है, हम कह सकते हैं ऑटो इम्यून है, कौन सी ऑटो इम्यून नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रखे हैं आज। ठीक है। तो चलिए अब इसको सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पेनक्रियास के अंदर, अ, तो ये इस तरीके से हमारा होता है डिओडनम। ठीक है, जिसमें कि इस तरीके से लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर होती है विच इज कॉल्ड द पेनक्रियास। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पेनक्रियास। पेनक्रियास में पेनक्रेटिक डक्ट होंगी डेफिनेटली। ठीक है, ये पेनक्रेटिक डक्ट हो गई आपकी। एंड पेनक्रियास में बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन होता है पेनक्रियास, बिफोर दैट उसके आगे डिस्कस करने से पहले हम ये बता दें, पेनक्रियास एक मिक्स्ड काइंड ऑफ ग्लैंड है। ठीक है, कैसी है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या होता है? बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ठीक है, दोनों फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एंडोक्राइन फंक्शन भी और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। चार टाइप के बेसिकली हॉर्मोन्स होते हैं। ग्लूकागोन होता है एक तो। ठीक है, यहाँ पे लिख रखे हैं, मेंशन है साहब, ग्लूकागोन होता है। एक होता है अल्फा सेल, एक होते हैं बीटा सेल जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, एक है पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, पीपी सेल्स कहते हैं हम उन्हें। और एक हमारा हो गया आपका अल्फा सेल, बीटा सेल एंड ग्लूकागोन और पैनक्रेटिक पेप्टाइड सेल। ठीक है, चार टाइप के सेल्स हमारे पास हो गए। ठीक है, अब बीटा सेल्स जो आपके हैं वो इंसुलिन निकालते हैं। ठीक है, एंड ग्लूकागोन क्या है? ये एंटागोनिस्टिक फीचर है, एंटागोनिस्टिक काम करता है टू द इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन पे आज हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करेंगे हम। नई स्लाइड निकाल लेते हैं जिसमें हम सिर्फ इंसुलिन को डिस्कस कर रखे होंगे। ठीक है, अब इंसुलिन क्या है, कैसे काम करता है, इससे डायबिटीज से इसका क्या रिलेशन है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। डायबिटीज होती क्या है? ठीक है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे डिटेल के अंदर। फिर एनसीईआरटी में लास्टली एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड आउट करके उसको कंप्लीट करेंगे, टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए एक सेल है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल हो गई और इस सेल के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे एक चैनल, इसे हम कहते हैं ग्लट। ठीक है, नीट में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इससे। ग्लट का मतलब सिंपल होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज, जीएलयू फॉर ग्लूकोज, एनटी फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? हर सेल के पास ग्लट होता है। ठीक है, एक सेल है कोई भी, उसके पास ग्लट होगा। ठीक है, ये ग्लट कहाँ नहीं पाया जाता तो वो भी हम देख लेते हैं। ये ग्लट जो होता है, जीएलयू ग्लट एब्सेंट होता है किस किस में? ब्रेन सेल्स में, ब्रेन सेल्स, आरबीसी। ठीक है, इनमें ये नहीं मिलता। ठीक है, अब ग्लट बेसिकली करता क्या है वो अब हम देखेंगे। ग्लट एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। मतलब क्या? बाहर हमारा क्या होगा? बाहर होगा सिर्फ ब्लड। ठीक है, बाहर क्या है? ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या पड़ी है? सेल पड़ी है। ठीक है, ये सब क्या? ब्लड है। अब हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो जो हमने खाना खाया वो अंदर आया और किस फॉर्म में आया? ग्लूकोज फॉर्म में आया। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज बेसिकली प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेल भूखा है, सेल को चाहिए एनर्जी, एनर्जी के लिए चाहिए ग्लूकोज। वो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? जो हमने खाना खाया। लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट है? वो तो ब्लड में प्रेजेंट है।
ब्लड से सेल तक का रास्ता कौन दिखाएगा? तो ब्लड से सेल तक का रास्ता ग्लट दिखाएगा। ग्लट क्या करता है? अब काम आता है इंसुलिन का। जो ऑलरेडी पैनक्रियाज ने इंसुलिन फॉर्म करी है, वो इंसुलिन का क्या होगा? वो इंसुलिन बेसिकली बीटा सेल बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ये सेल्स होते हैं जो कि क्या सिक्रेट करते हैं? इंसुलिन को। और इंसुलिन क्या करती है? इस ग्लट को ओपन कर देती है। क्या कर देती है? इस ग्लट को ओपन, मतलब क्या? दरवाजा खोल देती है। किसके लिए दरवाजा खोल देती है? ग्लूकोज के लिए, कि ग्लूकोज भाई साहब आइए, आप अंदर आइए, और हम जो सेल है, सेल की भूख को अच्छी तरीके से निपटाइए, ठीक है। अदरवाइज सेल अगर स्टार्व्ड रहेगी तो इससे क्या होगा? एनर्जी का लैकिंग होगा, सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो सेल प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए, इस वजह से जो इंसुलिन होती है हमारी बॉडी में, इंसुलिन जो कि बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेक्रेट करते हैं फ्रॉम द पैनक्रियास, वो इंसुलिन क्या करती है? ग्लट विच इज द डोर, उसको ओपन कर देती है, सो दैट जो बाहर हमारे ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है वो सेल तक पहुंच जाए, उसकी जर्नी सेल तक आराम से हो जाए। तो ये बेसिक छोटा सा काम है, किसका फंक्शन है? ये इंसुलिन का काम है। तो पहले तो हमने सोचा समझा यहाँ पे कि इंसुलिन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर, क्यों इंसुलिन इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को ओपन करना, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल तक आराम से पहुंच जाए। अब आप बताइए, ग्लूकोज सेल तक पहुंच गया, सेल को एनर्जी मिल गई, इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि एक सेल को तो मिल नहीं रही एनर्जी, देर आर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट द ह्यूमन बॉडी, या फिर किसी भी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। तो बेसिकली इंसुलिन ने कराया क्या? एक वर्ड, दो वर्ड यहाँ पे हम देखेंगे, एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। एक होता है हाइपोग्लाइसेमिया, एक होता है हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। बेसिकली मिया वर्ड स्टैंड्स फॉर द ब्लड, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, एंड हाइपो मतलब कम, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया की जब भी बात हो रखी होगी, तो बात ये हो रखी होगी ब्लड में उसका लेवल क्या है, सेल से हमारा कोई मतलब नहीं है उस टाइम। जब यह दो टर्म्स डिस्कस कर रखे होंगे हम हमेशा, तो उसका मतलब सिंपल से ये रहेगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ऑब्वियसली इंसुलिन ने क्या कराया? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर दिया, ठीक है, बाय ओपनिंग द ब्लड चैनल, सो दैट ग्लूकोज आराम से सेल तक पहुंच जाए। सेल तक पहुंच गई, क्योंकि एक सेल ही मिलियंस ऑफ सेल है, तो उन तक एनर्जी पहुंचा दी, ग्लूकोज ब्लड में क्या हो गया? कम हो गया, जिसकी वजह से इंसुलिन ने साफ साफ क्या करा? इट कोजेस हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब क्या? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया। किसने कम कर दिया? इंसुलिन की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से इंसुलिन ने क्या कॉज किया? हाइपोग्लाइसेमिया। एक तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इसको काउंटर कौन करेगा? तो इसको काउंटर करने का काम होता है, मतलब जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ, इसको मेंटेन करने का काम होता है वापस इसका, इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक हमने आपको बताया था, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन आएगा और वापस से ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखेगा वो, ठीक है, जो हम फूड खाएंगे उसके थ्रू। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि आखिर इंसुलिन की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारी बॉडी में क्या हुआ? इंसुलिन का लेवल कम हो गया, इंसुलिन कम बन रही है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब इंसुलिन कम बन रही है तो इससे क्या हुआ? अगर इंसुलिन ही कम बन रही है, इसका मतलब ये आपका सेल था, बाहर ब्लड है, ठीक है, बाहर ब्लड है, ये इसके ऊपर चैनल हो गया। अभी क्या है कि ये सफिशिएंट नहीं खोल पा रही है ब्लड चैनल्स को, सेल भूखे हैं, ठीक है। खाना तो हम खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो ग्लूकोज बन रहा है, ब्लड में ग्लूकोज बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज बन गया, लेकिन वो सेल तक नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? इंसुलिन की कमी है, सारे सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा खाना, कुछ सेल्स तक पहुंच गया, कुछ सेल्स तक नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे जब सेल तक खाना ही नहीं पहुंच पा रहा, बाहर तो भरा पड़ा है, एक टर्म आती है यहाँ पे, विच इज आई एम राइटिंग राइट हियर, स्टार्विंग एट द माइल्डेस्ट ऑफ प्लेंटी, माइल्डेस्ट ऑफ प्लेंटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, एंड एक मिठाई की दुकान है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है, इस मिठाई की दुकान में भरपूर मिठाई भरी पड़ी है, ठीक है, एक से एक मिठाई भरी पड़ी है इस दुकान में। इस बच्चे के पास क्या है? ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा है, ये दरवाजे का टिकट तो आप सब समझते हैं क्या होगा? पैसा होगा।
अगर पैसा ही नहीं है अंदर जाने का फायदा क्या है? मतलब क्या है, उसके सामने खाना ही खाना है, बट वो खा नहीं सकता। क्यों? उसके पास पैसा नहीं है। पैसा होता छोटे बच्चे के पास तो वो आराम से जाता अंदर, उसके पास चैनल था अंदर जाने का, वो पैसे देता और खरीद के खा लेता। लेकिन वही है कि इंसुलिन नहीं है मतलब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है मतलब वो अंदर ही नहीं जा सकता। कौन? मतलब खाने को अंदर नहीं भेजा जा सकता। फिर किसके पास? सेल के पास। बाहर सफिशिएंट खाना है, तो हमारे ब्लड में तो सफिशिएंट ग्लूकोज अवेलेबल है, लेकिन वो ग्लूकोज किस तक नहीं पहुंच सकती? सेल तक नहीं पहुंच सकती। इसकी वजह से सेल में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। किस चीज की कमी हो जाएगी? ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। सेल क्या रहेंगे? स्टार्व्ड रहेंगे। स्टार्विंग एट द माइल्डेस्ट ऑफ प्लेंटी, मतलब सराउंडिंग में तो खाना ही खाना है, लेकिन हम भूखे हैं। क्यों भूखे हैं? क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है। इंसुलिन नहीं है तो क्या हो गया? इंसुलिन नहीं है तो ब्लड चैनल ही ओपन नहीं हो रहे, मतलब रास्ता ही नहीं खुल रहा। तो इस वजह से तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज लेवल क्या हो गया आपका? ब्लड में बढ़ गया, तो इसे कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन यहाँ पे बन रखी है। ठीक है, अब इसकी वजह से होगा क्या? अब आप खुद बताइए। सेल तो भूखे हैं, सेल भूखे हैं मतलब बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी? बॉडी को तो भूख लगेगी, क्योंकि बॉडी को खाना नहीं मिल रहा, ब्लड में पड़ा हुआ है वो खाना। ठीक है, तो बॉडी बार बार भूख ही लगेगी उसे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टर्म्स आती हैं इस वजह से। पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ट्रिपल पी कहते हैं इसको हम। ठीक है, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, पोलीयूरिया। ठीक है, ठीक है, उसे ज्यादा से ज्यादा प्यास लगेगी, पोलीडिप्सिया। पोलीफेजिया मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्यों भूख लग रही है? खाना तो खा रखा है उसने, लेकिन सेल को नहीं मिल पा रहा, इस वजह से उसे बार बार भूख लग रखी है। पोलीयूरिया, ज्यादा पानी पिएगा तो ऑब्वियसली ज्यादा यूरिनेट भी करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेट हो जाएगी। ठीक है, बॉडी में क्या आ जाएगा? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने लगेगी। वो और पानी पिएगा, और पानी पीने से और यूरिनेशन करेगा, और यूरिनेशन करने की वजह से बेसिकली डिहाइड्रेशन, बॉडी को सफर करना पड़ेगा डिहाइड्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज बेसिकली व्हाट? डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, टाइप वन और एक होता है टाइप टू। टाइप वन में क्या है? टाइप वन ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मतलब इंसुलिन कम बना ही दी है हमारी बॉडी। ठीक है, ऑटो इम्यून है। और इसमें क्या होता है टाइप वन के अंदर? टाइप वन है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और ये क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो टाइप वन टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस होता है हमारी बॉडी में, कोई भी एक हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? वो उसका रीजन हमारे पास साफ है, इंसुलिन की कमी। और इंसुलिन की कमी है तो बाहर से इसलिए सब क्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है, सब क्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू, सो दैट वो उसको कंपनसेशन हो सके। ठीक है, बाहर से जो इंसुलिन प्रोवाइड की जा रही है उसके थ्रू। ठीक है, अब इंसुलिन जो है हमारा, मान लीजिए अब इंसुलिन क्या हो गया? बढ़ गया। कंडीशन अराइज की इंसुलिन बॉडी में बढ़ गया तो क्या होगा? जैसे कि आपको पहले बताया गया है यहाँ पे कि यह ये है ब्रेन सेल और ये है आरबीसी। ठीक है, बाकी हमारी नॉर्मल सेल्स है कुछ, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं। अलग अलग सेल्स हो सकती हैं, हार्ट सेल हो गया, किडनी, लिवर, लंग, इस तरीके अलग अलग सेल हो गई। ब्रेन और आरबीसी को अलग कर दीजिए। इंसुलिन तो बढ़ गया। इंसुलिन बढ़ने का मतलब क्या है? मान लीजिए अभी नॉर्मल कंडीशन है, और एक तरफ हम लेंगे कि अब इंसुलिन बढ़ गया तो अब क्या होगा? अब इंसुलिन बढ़ी हुई कंडीशन है। ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो क्या होगा? जो यहाँ पे ग्लूकोज है, मान लीजिए ग्लूकोज को मैं मान रहा हूँ यहाँ पे 1000। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया। तो ब्रेन अपने, मान लीजिए ब्रेन को चाहिए 200, आरबीसी को चाहिए 100, तो वो अपने अपने हिसाब से कंज्यूम कर लेंगी 300। बचा हुआ कितना है? 700। अब 700 बाकी सेल्स अपने आप में डिवाइड कर लिया और सबका न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से पूरा हो गया और दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अब इंसुलिन बढ़ गया। अगर इंसुलिन बढ़ गया ब्लड में तो ग्लूकोज कितना है? ग्लूकोज अभी हमारे पास क्या है? ग्लूकोज 1000 है। ठीक है, अब इंसुलिन कहाँ काम करता है? इंसुलिन तो नॉर्मल सेल्स पे काम करता है, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जल्दी से खींच लेंगे उन्हें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज कौन कंज्यूम कर लेंगी? मान लीजिए इसने ले लिया 400, इसने ले लिया 200, इसने ले लिया 200, और आरबीसी के पास पहुंचा 100 मान लीजिए। ठीक है, 400, 600, 800, 900, तो ब्रेन को 100। लेकिन ब्रेन का क्या है? ब्रेन
कंप्रोमाइज नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। अगर ग्लूकोज कम पहुंच रही है ब्रेन पे तो तुरंत वो इफेक्ट दिखाएगा अपना, और ब्रेन को कह देगा मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जैसे ही ब्रेन तक ग्लूकोज क्या हुई, कम हुई, जैसे ही ग्लूकोज ब्रेन को कम मिली, वो क्या कर देगा, बेसुधी की हालत कर देगा एकदम। ठीक है, मतलब जो इंसान है वो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। अब इस बेहोश इंसान के लिए इसे कहते हैं एकदम से डायबिटिक शॉक। पेशेंट किस में चला गया, डायबिटिक शॉक। इससे पेशेंट फर्दर डायबिटिक कोमा में भी जा सकता है अगर उसे सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट मतलब ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट ना दिया गया। ऐसे में क्या करते हैं, गाढ़ा शुगर सॉल्यूशन होता है, उसे अच्छे से मिला के पेशेंट को पिलाया जाता है सो दैट वो रिकवरी कर सके। यह डॉक्टर्स उसे एडवाइस करते हैं कि हमेशा मतलब एक टॉफी या कैंडी या कुछ और इस टाइप की चॉकलेट वगैरह वो अपनी जेब में रखे, सो दैट जब भी ऐसा कुछ उसे फीलिंग हो तो वो खा ले एकदम से। ठीक है, सो दैट ब्रेन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े किसी भी कंडीशन में। अच्छा, एक बार डायबिटिक शॉक में इंसान चला गया तो रिकवरी पीरियड में अगर उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट दे भी दिया गया तो भी उसको रिकवरी में 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1-2 महीने तक भी लग जाते हैं रिकवरी में। ठीक है, क्योंकि ब्रेन ने एकदम से काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अच्छा, अब समझेंगे कीटोन बॉडीज कैसे बनती है। ठीक है, अभी क्या है कि अभी वो ड्यू टू द लो इंसुलिन की वजह से क्या है, अब यहाँ पे इसको हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, बॉडी में इंसुलिन की कमी है एंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड से कमी है, मतलब काफी टाइम हो गया है जिसकी वजह से काफी टाइम तक अभी इंसुलिन की कमी चल रही है बॉडी के अंदर। जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया पॉलीयूरिया के सिम्टम्स हमने देखे, पीपीपी पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया पॉलीयूरिया, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन बॉडी को सफर करना पड़ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो होती है एसीटोन प्लस एसीटो एसीटेट, ठीक है, एंड प्लस पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक है, ये इकट्ठा होने लगती हैं एंड इसकी वजह से क्या होता है, और डिहाइड्रेशन, अच्छा इसकी वजह से क्या होता है, कीटो एसिडोसिस हो जाता है। कीटो एसिडोसिस, कीटोन बॉडीज फॉर्म होने लगती हैं, और कीटोन बॉडीज फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, कीटोन बॉडीज एसिडिक होती हैं तो एसिडिक नेचर एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। डिहाइड्रेशन प्लस कीटो एसिडोसिस की वजह से क्या होगा, पेशेंट विल सफर। ठीक है, पेशेंट को यहाँ पे सफर करना पड़ेगा एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड, काफी लंबे टाइम तक इंसुलिन की कमी बॉडी में रहे। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू द डायबिटीज एंड द इंसुलिन शॉक, डायबिटिक कोमा एटसेट्रा, टर्म्स लाइक दैट। यहाँ पे हम यहाँ पे एक चीज और समझेंगे, वो लेकिन लेटर ऑन आएगा कि एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, वहाँ पे एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में या कभी और डिस्कस करेंगे जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम अब एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन। ठीक है, कि क्या कब वो कैसे होता है, तो वो हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, जो सिर्फ 1 से 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है नॉर्मल पैनक्रियाज में, कंसिस्टिंग सिर्फ 1 से 2% ऑफ द पैनक्रेटिक टिश्यू। द टू मेन टाइप ऑफ सेल्स, वैसे तो 4 पढ़े थे हमने, अल्फा बीटा सेल्स एंड पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल लाइक दैट। ठीक है, तो अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन सिक्रेट करता है। ठीक है, ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागोन क्या करता है, हाइपरग्लाइसीमिया कोज करता है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। ग्लूकोज एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल हिपेटोसाइट एंड स्टिमुलेट ग्लूकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्लाइको जीनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में होता क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन टूटता है, ग्लाइकोजन टूटता है तो बॉडी में क्या बढ़ेगा, ग्लाइकोजन बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा। ठीक है, लीवर सेल हिपेटोसाइट से वहां पे क्या करवाता है, कि ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़े जिससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, सो दैट कंडीशंस नॉर्मल हो जाए। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया, तो ये भी क्या करवाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ग्लूकागोन रिड्यूसेस द सेलुलर अपटेक, क्योंकि ये काम किसका है, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक का, ये इंसुलिन का काम है। ठीक है, ये इंसुलिन करवाता है। चलिए इसमें अब आगे देखते हैं हम,
इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि मेजर रोल प्ले करता है किसमें, इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, होम्योस्टेसिस, ठीक है, ग्लूकोज का मेंटेन करने में मदद करेगा। किसका, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है। इंसुलिन हिपेटोसाइट पे, एडिपोसाइट पे काम करता है और इनहांस करता है ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज, जिसकी वजह से रैपिड मूवमेंट देखने को मिलेगा ग्लूकोज का, कहाँ, फ्रॉम द ब्लड टू हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, रिजल्ट इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि हाइपोग्लाइसेमिया होता है, जैसे काउंटर कौन करेगा बाद में, ग्लाइकोजन, या इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ठीक है, जिसकी वजह से भी ग्लाइकोजेनेसिस होगा, मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा इन द टारगेट सेल। द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन बाय द टू इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जो कि दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, ये यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाता है डायबिटीज मेलाइटस, जो कि लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है। डायबिटिक पेशेंट सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे, एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, ठीक है, 11th 12th क्लास में, एली लिली, एट एल, मतलब एट एल का मतलब होता है वो और उनके कलीग्स ने मिलके यहाँ पे इंसुलिन की दो चेन बनाई, एक चेन प्लस दो चेन, ये ए चेन है, ये बी चेन है एक्चुअली। तो इसकी तीन होती है, एक होती है ए चेन, बी चेन और एक सी चेन। सी चेन को हटा दिया जाता है, तब जाके वो यहाँ पे ये प्रो इंसुलिन कहलाते हैं इसे, ठीक है। प्रो इंसुलिन से फॉर्मेशन होता है इंसुलिन का, कब, जब प्रो इंसुलिन से, ये ए चेन है, ये बी चेन है और ये सी चेन है, ठीक है। और तो ए और बी और सी में सी हटा दिया जाता है तो वो बन जाता है मैच्योर्ड इंसुलिन, ठीक है। ये दोनों इंसुलिन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में क्या रहते हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड इन्हें अटैच करे रखता है, तो भी आप याद रख सकते हैं। टोटल इसमें 51 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है, कौन, इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। सो दैट इज इट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत खूबसूरत टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन रहेगा। एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रीज़न इसका ये है कि ये मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक्स यहाँ पे कवर करूँगा, एंड वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है पेपर के दौरान, जहाँ पे उसको लैक होता है 280 से 330 तक या 360 तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये जर्नी हमारी रहेगी कि जहाँ पे आप 280 स्कोर कर रहे हैं, आप आराम से 360 तक आराम से पहुंच सकते हैं इस सीरीज के बाद, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है इसमें। एंड सेम फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हम जल्दी इस सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके वो सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जहाँ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पे काम किया जाएगा, जिससे आप नीट में बेहतरीन स्कोर से रैंक हासिल करें और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकें, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।